तो अध्ययन करने के लिए बेटा हम लोग दो भागों में बात करते हैं। एक होता है पश्चिम तटीय भाग, पश्चिमी तटीय भाग, दूसरा होता है पूर्वी तटीय भाग। बेटा नाम से ही पता चल जाएगा, भारत के पश्चिम में जो समुद्री किनारा है वो हम पश्चिमी तटीय कहेंगे, और भारत के पूर्व में जो समुद्री क्षेत्र है वो हमारा पूर्वी तटीय भाग कहलाएगा। तो तटीय भाग का अध्ययन हम दो भागों में कर सकते हैं, पश्चिमी तटीय और दूसरा होता है पूर्वी तटीय। बेटा उसमें क्या करना, पश्चिमी तटीय मैदान जलमग्न तटीय मैदानों के उदाहरण है। जलमग्न जल में ढके हुए। तो अब इस तरह से हम देखेंगे बेटा, तो ये भारत की तटीय सीमा है, और तटीय सीमा में ये वाला हिस्सा जो आपका इधर वाला हिस्सा है ये आपका क्या रहेगा, पश्चिम तटीय, और ये वाला जो हिस्सा है वो आपका क्या रहेगा, पूर्वी तटीय। तो जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र है वो जलमग्न शैलों से बना हुआ है। यदि आप पश्चिमी भाग का अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जलमग्न जल में डूबा हुआ भाग है। तो भारत का पश्चिमी जो क्षेत्र है, जो पश्चिमी तटीय मैदान है, वो कैसा है, जलमग्नी है। एक उदाहरण देके आपको स्पष्ट किया गया है कि इसका किस प्रकार आप लोग स्पष्ट कर सकते हैं। उन्होंने कहा है कि पौराणिक शहर द्वारका, पौराणिक शहर, पौराणिक मतलब भारत के प्राचीन जो ग्रंथ हैं वहां पर उसकी चर्चा मिलती है। और आपको मैं बताऊं, द्वारका एक किसी समय में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा शासन करने वाली नगरी थी। ठीक, अब द्वारिका वो स्थान था जो कभी प्राचीन समय में कहा भगवान कृष्ण द्वारा शासन किया जाता था या, लेकिन इस भाग को अगर आप देखें तो आज ये क्षेत्र समुद्र के अंदर डूब चुका हुआ है, समुद्र के अंदर है। ठीक, और इसकी खोजें की गई है और यहाँ पर ये भाग समुद्र के अंदर है। तो यही बताने का प्रयास किया गया कि भारत का जो पश्चिमी तटीय मैदान है वो मग्न तटीय है, समुद्र के अंदर, जल के अंदर का भाग है। इसमें उन्होंने क्या कहा, किसी समय पश्चिमी तट पर मुख्य भूमि पर स्थित था। द्वारका जिसका वर्णन ठीक हमारी प्राचीन ग्रंथों में मिलता है, और कभी वहां भगवान श्री कृष्ण क्या करते थे, शासन करते थे। वो कभी मुख्य स्थल का हिस्सा हुआ करता था, तभी तो हम लोग उससे परिचित थे बहुत समय पहले। लेकिन आज उसमें उन्होंने क्या कहा है कि अब पानी में डूबा हुआ है, वो स्थान अब पानी में डूबा हुआ है। तो पश्चिमी तट की ये विशेषता है। ठीक, तो पश्चिमी तट की यही विशेषता है। जलमग्न होने के कारण पश्चिमी तटीय मैदान एक संकीर्ण पट्टी मात्र है। जलमग्न होने के कारण यानी इसका बहुत सारा भाग, पश्चिमी तट का बहुत सारा भाग समुद्र के अंदर यानी जलमग्न हो गया है, जिसके कारण अब ये संकीर्ण पट्टी यानी कम चौड़ी पट्टी के रूप में फैला हुआ है। संकीर्ण पट्टी मात्र है और पत्तनों एवं बंदरगाह विकास के लिए प्राकृतिक परिस्थितियां उत्पन्न करता है। तो यहाँ पर जो जलमग्न तट है, जलमग्न भाग है समुद्र के तट का, तो वो भाग बंदरगाहों और पत्तनों के लिए अनुकूल दशाएं क्या करता है, उपस्थित करता है। यहाँ पर स्थित प्राकृतिक बंदरगाहों में कांडला भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है। आप भारत का मैप देखेंगे तो इस तरह गुजरात राज्य में कांडला बंदरगाह बना हुआ है। ठीक, और कांडला बंदरगाह आजादी के बाद विकसित किया गया है, क्योंकि इस बंदरगाह से पहले
अब पाकिस्तान के हिस्से में है। ठीक, तो इस कराची बंदरगाह का स्थान या इसकी कमी पूरी करने के लिए भारत सरकार ने इस बंदरगाह को विकसित किया है, कांगड़ा बंदरगाह। ठीक, इसके अतिरिक्त उन्होंने बताया है कि मझगांव ले JLN नहावे सेवा मार्ग गोवा, मंगलोर, कोचीन शामिल है। ठीक, यानी भारत के पश्चिमी तट पर बहुत सारे महत्वपूर्ण बंदरगाह हैं, जैसे मुंबई बंदरगाह, गोवा बंदरगाह, ठीक, न्यू मंगलोर बंदरगाह और नीचे कोचीन बंदरगाह। ठीक, तो आपका जो कांगड़ा है वो गुजरात में है, जो न्यावे सेवा, ठीक, तो वो आपको मुंबई जो बंदरगाह है उसका नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू न्यावे सेवा। तो ये आपका महाराष्ट्र में है, मान गोवा यानी गोवा में है, न्यू मंगलोर यानी कर्नाटक में है, कोचीन यानी केरल में है। तो जो पश्चिमी तट है वो जलमग्न होने के कारण प्राकृतिक बंदरगाहों के लिए बहुत ही अनुकूल दशाएं रखता है, और इस कारण यहाँ पर बहुत सारे बंदरगाहों का या पत्तनों का क्या किया गया है, विकास किया गया है। आगे उन्होंने बताया है कि उत्तर में गुजरात तट से, अगर आप इस तटीय भाग का अध्ययन करेंगे तो ऊपर से नीचे, तो ऊपर का हिस्सा गुजरात होगा और नीचे का हिस्सा केरल यानी दक्षिण होगा। तो ऊपर यानी गुजरात के गुजरात उत्तर में और केरल दक्षिण में। केरल तट का पहले पश्चिमी तटीय मैदान को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है। अब ये आपका गुजरात से लेकर केरल तक का जो भाग है इसको हम अनेक भागों में बांटकर अध्ययन कर सकते हैं। किस किस भागों में बांटकर अध्ययन कर सकते हैं, आज देखेंगे। गुजरात का कच्छ और काठियावाड़ तट। तो बेटा ये वाला जो एरिया है, ये वाला आपको ये कहलाता है काठियावाड़, याद रखना है। और इससे ऊपर ये वाला जो एरिया है ये कहलाता है कच्छ। ठीक, दोनों किसमें है, गुजरात में। ठीक, तो बात आप इस तरह से मैप देखोगे ना बेटा, तो ये वाला आपका काठियावाड़ है और इससे ऊपर वाला आपका क्या है, कच्छ है। महाराष्ट्र का कोंकण तट और गोवा। इसके बाद आप महाराष्ट्र में पहुंचोगे तो महाराष्ट्र ठीक में कोंकण और गोवा। उसके बाद आगे आपको रखना है कर्नाटक तथा केरल के क्रम से है मालाबार तट। तो आपका जो महाराष्ट्र है वो कोंकण तट कहलाता है, जो गोवा का तट है वो गोवा तट कहलाता है, और उसके बाद आपका कर्नाटक और जो केरल है वो मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो आपके अलग अलग राज्यों के क्षेत्रों को अलग अलग भागों में बांटकर अध्ययन किया जाता है। जो गुजरात राज्य है उसकी जो तटीय सीमा है वो दो भागों में बटी हुई है, काठियावाड़ तट, दूसरा कच्छ तट। ठीक, और जो आपका महाराष्ट्र राज्य है उसकी सीमा और महाराष्ट्र और गोवा की सीमा कोंकण तट के नाम से जानी जाती है, और जो आपका कर्नाटक और केरल के तटीय भाग है वो आपके मालाबार तट के नाम से जाने जाते हैं। आगे उन्होंने बताया कि तटीय मैदान मध्य में संकीर्ण है, बीच में कैसे छोटे हैं, परंतु उत्तर और दक्षिण में चौड़े हो जाते हैं। यदि आप अध्ययन करेंगे तो उत्तर यानी ऊपर और नीचे वो चौड़े दिखाई देंगे और बीच में कैसे दिखाई देंगे, संकीर्ण दिखाई देंगे। इस तटीय मैदान में बहने वाली नदियां डेल्टा नहीं बनाती। इस तटीय मैदान में जो भी नदी प्रवाहित होती है वो डेल्टा नहीं बनाती। डेल्टा नहीं बनाने का कारण है कि इस मैदान का जो ढाल है वो तेज है और नदियां यहीं पे प्रायद्वीपीय भाग से निकलती है और इस तट पे आकर सागर में क्या हो जाती है, गिर जाती है। तो ये नदियां डेल्टा नहीं बनाती तो क्या बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती तो ये एस्चुरी बनाती है। क्या बनाती है, एस्चुरी बनाती है। तो बेटा ये हम लोग तटीय भाग का अध्ययन कर रहे थे, अभी हम लोग पश्चिमी तटीय भाग का अध्ययन कर रहे थे। अब आगे का जो अध्ययन है, जो आगे का हम चर्चा है वो हम अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।
आता है हो गया बंद।